कल हमने आपको कुछ बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच पर आकर के हमने विराम लिया था। तो आज पार्ट ऑफ स्पीच का हल्का फुल्का सा हम आपको उदाहरण देंगे, उसके बारे में कुछ समझाएंगे, ताकि अगर कहीं भी ट्रांसलेशन आदि सिखाया जाए तो कहीं अगर नाउन प्रोनाउन या किसी भी शब्द का नाम लिया जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम न हो। आप एक बात दिमाग में रखिए कि अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस अगर लिख दिया जाता है, अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाता है, जैसे लिख दिया जाए राम इज ए डॉक्टर। अब ये वाक्य लिख दिया गया। अब इस वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं, इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं या कोई भी अंग्रेजी का वाक्य, उसमें जितने भी शब्द होते हैं वे शब्द जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसी में से कोई एक न एक जरूर होता है। अब राम है तो इस पार्ट ऑफ स्पीच जिसकी संख्या 8 या आर्टिकल को ले लीजिए तो 9 होती है। तो कोई न कोई एक भाग, कोई न कोई एक हिस्सा जरूर होता है। जैसे राम है तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का ही कोई एक अंश होगा, इज है तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक अंश है, ए है तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक अंश है, डॉक्टर है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक अंश है। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो, ठीक है, उसमें जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे पार्ट ऑफ स्पीच के कोई न कोई भाग या कोई न कोई अंश जरूर होते हैं। इसलिए सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, हम उसके बारे में समझेंगे। कहीं कहीं पर जब बताना शुरू किया जाता है, नाउन बोला जाएगा, प्रोनाउन बोला जाएगा, एडजेक्टिव बोला जाएगा। जो नए लड़के हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है तो उनको समस्या होने लगती है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बताया जा रहा है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए पहले हमने क्या बताने का प्रयास किया, पार्ट ऑफ स्पीच का एक आउटलाइन आपको हम दे देंगे, उसका विस्तार से जब ग्रामर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फिलहाल हम लोग धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं जहां से धीरे धीरे आपको वाक्यों को बनाना, वाक्यों को समझना, वाक्यों को लिखना, वाक्यों को आत्मसात करना, उनको समझना आपको आ जाए। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। वैसे किताबों में लिखे हुए 8 भाग होते हैं, लेकिन आर्टिकल को अगर ले लिया जाए तो कुल मिलाकर के 9 हिस्सा हो जाता है, 9 भाग होता है। उसमें सबसे नंबर 1 पर होता है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और संज्ञा क्या होता है? नाउन की परिभाषा यही दी जाती है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, गुण या दोष के नाम को हम क्या करते हैं? संज्ञा करते हैं। अगर किसी का नाम है तो वह क्या है? नाउन है। किसी स्थान का अगर नाम है तो वह क्या है? नाउन है। कोई अगर गुण है, अगर उसका नाम है तो वह क्या है? नाउन है। कोई दुर्गुण है, अगर उसका नाम है तो वह क्या है? नाउन है। नाउन के अंदर भी कई होते हैं। नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन 5 प्रकार का होता है। ये सब आगे विस्तार से उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इतना बस समझना है कि किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी गुण, किसी दोष के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। राम बोल दिया गया तो ये क्या है? संज्ञा है। गीता बोल दिया गया, ये क्या है? संज्ञा है। खुज्जी बोल दिया गया, रामदेवपुर बोल दिया गया, जौनपुर बोल दिया गया, बनारस बोल दिया गया, यह सब स्थान का नाम है। अच्छाई बोल दिया गया, बुराई बोल दिया गया, ईमानदारी बोल दिया गया, ये सब क्या है? नाउन। तो नाउन का प्रयोग होता है। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। ये भी कई प्रकार का होता है, लेकिन फिलहाल इतना ही अभी आपको समझना है कि नाउन के बदले में, अंग्रेजी में क्या होता है? नाउन के बदले में, हिंदी में भी होता है, नाउन के बदले में जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है और राम कक्षा 10 में पढ़ता है। 2 वाक्य बोले गए, राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 10 में पढ़ता है, ठीक है। तो दोनों ही स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? राम। और दूसरे वाक्य में भी किसका प्रयोग किया गया? राम, जो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। तो हम चाहें तो दूसरे वाक्य में राम के बदले में हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है और वह कक्षा 10 में पढ़ता है, तो राम के बदले में हमने वहां पर राम के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया? वह प्रयोग कर दिया। यही वह क्या है? प्रोनाउन। तो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं क्या कि नाउन के बदले में या नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम प्रोनाउन करते हैं। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इसमें जैसे मैं भी होता है, हम भी होता है, आई, वी, यू, और सारे होते हैं। उसकी विस्तार से हम चर्चा आगे करते रहेंगे।
अब आगे तीसरे नंबर पर है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण का अर्थ होता है, आप शब्द से ही समझ में आ जाता है, विशेषता बताने वाला शब्द। अंग्रेजी का वह शब्द जो विशेषता बताने का काम करता है उसे हम विशेषण या एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये बात होती है कि किसकी विशेषता बताता है, आपको याद रखना है। पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 8 होती है। तो पहले वाले की और दूसरे वाले की और अंतिम वाले की, यानी नाउन की, प्रोनाउन की और इंटरजेक्शन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द का प्रयोग, गुड शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? राम के लिए किया गया या बॉय के लिए किया गया? तो गुड शब्द क्या है? एडजेक्टिव। तो विशेषता जो कुछ खास, जो खासियत बताता है, जो विशेषता बताने का काम करता है, और किसकी विशेषता बताने का काम करता है? या तो नाउन की विशेषता बताने का काम करता है, या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करता है, या इंटरजेक्शन की विशेषता बताने का काम करता है, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? विशेषण। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं ना? फिर आइए आगे देखते हैं। आगे चौथे नंबर पर है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, कर्ता के द्वारा। अभी इसके बाद उसी की चर्चा करेंगे, कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है, वाक्य क्या प्रकार क्या होता है, इसके बारे में, ताकि समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट बोला जाता है, लड़के समझ नहीं पाते, दिक्कत आने लगती है। धीरे धीरे हम पूरी चीजें विस्तार से आपको समझाते हुए चलेंगे। वर्ब, वर्ब का अर्थ क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब किया जाने वाला कार्य। अगर इस तरीके से न समझ सके तो दूसरे तरीके से आसानी से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी का वह वर्ड जिसके हिंदी अर्थ में नानेनी लगा आ जाए, अंत में क्या आ जाए? नानेनी लगा आ जाए, और कुछ करने या कुछ होने का बोध हो, तो वह शब्द क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है या क्रिया कहलाता है। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, रहना, दौड़ना, चलना, लिखना, गाली देना, प्रशंसा करना, जिसके अंत में नानेनी आता है, सारे के सारे शब्द क्या कहे जाएंगे? क्रिया कहे जाएंगे। और अंग्रेजी में उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे लिखना, तो लिखना एक कार्य है, पढ़ना तो पढ़ना एक कार्य, हम उसको कार्य को करते हैं, एक्टिव होते हैं उस कार्य को करने में। चलना तो चलने का हम काम करते हैं, हंसना तो हम हंसने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, आसानी से आप उसको समझ सकते हो कि अंग्रेजी का वह वर्ड जिसके अंत में नानेनी आता है वह क्या होता है? वर्ब होता है। उसमें किसी चीज के होने का बोध होता है। जैसे चलना, रोना, बैठना, खाना, पीना, इस तरीके के शब्द होते हैं। पहचान लेंगे वर्ब। कोई प्रॉब्लम समझने में? हमको लगता है नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो हमसे बात कीजिएगा, ताकि उसका हम विस्तार से उसको हम आपको समझा सकें। फिर आगे है नंबर 4 पर, नंबर 5 पर है एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप शब्द से ही समझ सकते हो मूल रूप से कि विशेषण है, यानी विशेषता बताने का काम करता है, और उसके आगे क्रिया जुड़ा हुआ है। तो क्रिया यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण करते हैं। ये सामान्य अर्थ है। यद्यपि आपको याद क्या रखना है कि पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 में से पहले, दूसरे और अंतिम नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करता है। बाकी कितना बचता है? 5। बाकी कितना बचता है? 5। कौन कौन? एडजेक्टिव बचता है, वर्ब बचता है, एडवर्ब बचता है, प्रीपोजिशन बचता है और कंजक्शन। बाकी जितना बचता है, यानी बाकी बचे हुए 5 जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनकी विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। एडवर्ब किससे बना है? एडजेक्टिव प्लस वर्ब बराबर एडवर्ब बना हुआ है। तो मूल रूप से आप यही याद रख सकते हैं ना कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, या क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन आपको मूल रूप से भी इस बात को याद रखना है कि नहीं ऐसी बात नहीं, केवल क्रिया की विशेषता बताने का काम नहीं करता है ना। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी जितने बचते हैं, 5 पार्ट ऑफ स्पीच बचते हैं, उनकी विशेषता बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब। हाँ, आप ये समझ सकते हो कि एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता प्रकट करने का काम करता है। तो विशेषता बताने का मतलब क्या? जैसे वह दौड़ता है। अब दौड़ना क्या है? क्रिया। अब क्रिया के लिए, क्रिया को पावर देने के लिए, क्रिया को मॉडिफाई करने के लिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए अगर हम किसी शब्द का प्रयोग कर दें तो वह शब्द क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। जैसे वह दौड़ता है, अब कहा जाए कि वह तेज दौड़ता है, या यह कहा जाए कि वह धीमे दौड़ता है। तेज दौड़ता है, धीमे दौड़ता है। तो दौड़ने का काम क्या होता है? स्लो होता है या फास्ट होता है?
दौड़ने का कार्य किस तरीके से होता है, स्लो होता है या फास्ट। तो दौड़ना क्या है, अभी बताया गया इसके पहले कि जिसके अंत में नाने नहीं आता वो वर्ब होता है। तो दौड़ना क्या है, क्रिया। अब दौड़ने की क्रिया तेज हो रही है या स्लो हो रही है। जो को तेज शब्द आ रहा है या जो स्लो शब्द आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, दौड़ना के लिए आ रहा है। दौड़ना क्या है, वर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। इसलिए फास्ट शब्द क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। स्लो शब्द क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्यों, क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बताने का काम कर रहा है। बाकी इसी तरीके से और भी होता है, उसको बताने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी हम केवल आपको क्या समझाने का प्रयास करें, आउटलाइन क्या होता है इसको आपको समझना है। कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण करते हैं या एडवर्ब करते हैं। बल्कि आपको यही भी याद रखना है साथ साथ कि नहीं क्रिया की नहीं, बल्कि नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके बाकी जितना बचता है उसकी विशेषता बताने का काम एडवर्ब करता है। अगले नंबर पर है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन को क्या करते हैं, संबंध सूचक अव्यय। प्रीपोजिशन क्या चीज होता है, प्रीपोजिशन आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी का वह शब्द जो किसी नाउन से पहले प्रयोग होता है। क्या, अंग्रेजी का वह शब्द जो किसी नाउन से पहले प्रयोग होता है और नाउन से पहले प्रयोग होकर के वाक्य के किसी दूसरे नाउन से संबंध बताने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थित होना। प्री का मतलब क्या होता है, पहले। पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थित होना। यानी नाउन के पहले, प्रायः नाउन के पहले स्थित होकर के वाक्य के किसी दूसरे नाउन से संबंध बताने का जो शब्द भी काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय। जैसे वह कमरे में है, राम कमरे में है। अब कहा जाए कि राम कमरे में है, राम कमरे में है। अब जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या होगा, राम इज इन द रूम। अब देख रहे हैं कि रूम शब्द क्या है, एक स्थान है। स्थान क्या होता है, नाउन होता है। तो रूम क्या है, नाउन है। और जानते हैं नाम क्या होता है, नाउन है। तो ये दोनों शब्द क्या है, नाउन है। अब नाउन से पहले प्रयोग किया गया इन शब्द क्या है, प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि राम और रूम के बीच संबंध बताने का काम कौन कर रहा है, इन कर रहा है। इन बता रहा है कि राम कहाँ है, इस स्थान पर है। कमरे से उसका क्या संबंध है, वह कमरे के अंदर है या कमरे के बाहर है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इन हुआ, आन हुआ, पान हुआ, एवं हुआ, बहुत सारे शब्द होते हैं ना, आउट हुआ। कभी कभी धोखा होता है, आपको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। हमारी एक लाइन को आप याद रखेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। आपको क्या याद रखना है कि नाउन से पहले प्रायः जो प्रीपोजिशन जैसे दिखने वाले जो शब्द होते हैं, अगर नाउन से पहले होते हैं तो प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं, प्रीपोजिशन। लेकिन यदि वे वाक्य के अंत में होते हैं तो उन्हें एडवर्ब कहा जाता है। तो आपको क्या समझना है कि ये समझना है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वे एक से अधिक स्थानों पर प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन से पहले प्रयोग होता है, नाउन से पहले प्रयोग होता है और प्रयोग होकर के वाक्य के दूसरे नाउन से संबंध बताने का काम करता है। उसी शब्द को हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। इसमें ज्यादातर सामान्यतः इन, आन, अपान, एवं, ओवर इस तरीके के शब्द आते हैं जिनको हमको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उनके प्रयोग को सीखना पड़ता है। धीरे धीरे उसको हम आपको सिखाएंगे। फिर अगला शब्द है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, संयोजक। कंजक्शन का मतलब क्या होता है, संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है, संग। संग मतलब साथ, योज मतलब योजक मतलब समझ लो जोड़ने वाला। अंग्रेजी का वह वर्ड, ध्यान रखिए, अंग्रेजी का वह वर्ड जो दो शब्दों को जोड़ता हो, वर्ड कल बताया गया था, जो दो फ्रेजेस को जोड़ता हो, वाक्यांश उनको जोड़ता हो, दो क्लासेस को आपस में जोड़ने का काम करता हो, उसी शब्द को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। दो वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होगा उसको हम कंजक्शन कहेंगे। दो फ्रेजेस को, वाक्यांशों को जोड़ने वाला जो शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। दो शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो एंड क्या कर रहा है, राम और श्याम को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, तो एंड क्या है, कंजक्शन है। या तो राम या तो श्याम, अब राम और श्याम को आपस में अलग जोड़ने का तो काम ही कर रहा है, अलग भले ही अलग कर रहा है, तो राम या श्याम। अब तो राम या श्याम, तो या आइदर आर किसका, या तो
या ये किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब उसमें भी और सारे मैटर होते हैं, कंजक्शन भी कई प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको यही समझना है कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन अंग्रेजी का वह वर्ड होता है, वह विशिष्ट वर्ड होता है जो दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है ना। जैसे कहा जाए राम एक अच्छा लड़का है और वह कक्षा 10 में पढ़ता है, तो और राम एक अच्छा लड़का है, एक सेंटेंस हो गया। वह कक्षा 10 में पढ़ता है, दोनों को अगर मिला के लिखना है तो हमने लिख दिया एंड कर दिया, जोड़ दिया कि राम एक अच्छा लड़का है और वह कक्षा 10 में पढ़ता है, तो और शब्द एंड शब्द वहां पर क्या हो गया? कंजक्शन। तो इस तरीके से कंजक्शन वह शब्द होता है अंग्रेजी का, दो शब्दों, फ्रेजों और क्लॉजेस को या वाक्यों को आपस में जोड़ने का जो भी काम करता है, जो भी शब्द काम इस तरीके का करता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं, या और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? संयोजक। ठीक है। अब अगले नंबर पर है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। इसको क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक। अब ये क्या चीज होता है? इंटरजेक्शन क्या होता है? ऐसा होता है, मनुष्य है, आदमी है, और मनुष्य के हृदय में अचानक उठने वाले जो उद्गार होते हैं, जो भावनाएं होती है, वो चाहता नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाता है। विस्मय का मतलब वैसे तो आश्चर्य होता है, लेकिन आश्चर्य दुख में भी होता है, सुख में भी होता है। तो आप एक लाइन ये अपने दिमाग में रख सकते हैं कि अचानक हृदय में उठने वाले जो भी उद्गार होते हैं, उन उद्गारों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी में जो कुछ भी शब्द लगता है उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अरे अगर हमने इस तरीके से कह दिया तो अरे शब्द क्या है? इंटरजेक्शन। वाव, इस तरीके से हमने कह दिया तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है। हुर्रा, हिप हिप हुर्रे हमने कह दिया तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन मतलब विस्मय में सुख को देख करके, हैप्पीनेस को देख करके, या सैडनेस को, दुख को देख करके जो कोई अचानक हृदय में उद्गार उत्पन्न हो जाए, उद्गार उत्पन्न करने के लिए जिस भी अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हो वह शब्द क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है, विस्मयबोधक अव्यय कहलाता है। अब इसके बाद एक और हमने जोड़ दिया है, इसको भी आपको याद रखना है। इसको भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की ही एक श्रेणी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई पार्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी का कोई भी वाक्य होता है तो 8 होते हैं, तो इसमें एक ये भी शामिल होता है। लोग उसकी चर्चा नहीं करते कभी कभी पार्ट ऑफ स्पीच के तहत, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच बल्कि आज से 8 नहीं बल्कि 9 समझा जाए, उसमें से एक और जोड़ दिया जाए, और वह क्या है? आर्टिकल। क्योंकि यह भी एक वाक्य का अनिवार्य हिस्सा होता है, इसके भी प्रयोग करने के अपने नियम होते हैं। तो इसे पार्ट ऑफ स्पीच से अलग क्यों रखा जाए? इसे भी पार्ट ऑफ स्पीच का एक अंग होना चाहिए। तो आर्टिकल को हिंदी में क्या कहा जाता है? उपपद कहा जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। आप जानते हैं उसको, ए एन और द। ए एन और द, इन्हीं तीनों को क्या कहा जाता है? आर्टिकल कहा जाता है। ए एन का प्रयोग एक के लिए होता है और द का प्रयोग लंबा होता है, उसका विस्तार से उसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है। ए एन और द, इन्हीं तीनों शब्दों को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। ए एन का प्रयोग एक के लिए किया जाता है, ए एन को ही इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनका प्रयोग आप समझ सकते हैं, एक ऐसी चीजें जो अपरिचित होती हैं और एक का बोध कराती हैं तो उनके साथ ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। और इसके लिए ए एन के प्रयोग के लिए हिंदी के वावेल यानी अ से लेकर के अह तक की जो मात्राएं होती हैं ये जिम्मेदार होती हैं। ए का मतलब ये है इसको पढ़ते क्या है? अ पढ़ते हैं, और एन, इन दोनों का प्रयोग एक के लिए ही होता है। लेकिन जिस अंग्रेजी के शब्द का कह सकते हैं नाउन का, या शब्द समझ लो शब्द का उच्चारण, क्योंकि नाउन के पहले कोई दूसरा शब्द भी आ सकता है, कोई जरूरी कि नाउन ही हो, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, और उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, किया हो सकता है। तो इसलिए आपको नाउन नहीं याद रखना, आप शब्द याद रखिए ना, कि कोई भी शब्द जिसका उच्चारण प्रायः अ से लेकर के अ तक के किसी शब्द से प्रारंभ होता है उसके पहले हमेशा हम एक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। और कोई ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण हम क से लेकर के ज्ञ तक के बीच के किसी शब्द से करते हैं और एक का हमें बोध कराना है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम समझने में? इसका और विस्तार किया जाए, इतना आपको समझना जरूरी है। जैसे कहा जाए, हिंदी में आपको याद रखना है, जैसे कहा जाए वह अध्यापक है, वह अध्यापक है,
जब इस तरीके से कहा गया तो इसमें हिंदी में एक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। फिर भी जब कभी भी अंग्रेजी आप लिखेंगे और अगर नाउन एक वचन का बोध कराता है तो हिंदी में एक शब्द दिया जाए न दिया जाए, लेकिन आपको ए या एन का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हिंदी में एक नहीं दिया है, लेकिन जब भी इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा तो ए टीचर लिखा जाएगा। अगर नहीं लिखा जाता तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, गलत होगा। हम आशा करते हैं कि जितना हमने समझाया वह आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो बेहिचक आप हमें बताइएगा, ताकि उसको हम बारीक से अच्छे तरीके से उसको हम समझाने का प्रयास करें। हम चाहते हैं, वास्तव में हम चाहते हैं कि हम जहाँ के हैं, हमारे इलाके के जो भी लड़के लड़कियाँ क्या पूरे कहीं के भी हों, अगर उनको अंग्रेजी में किसी भी प्रकार का डर है तो उसके हम डर को नस्तनाबूद करना चाहते हैं, पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं, ताकि लोग अंग्रेजी पढ़ने से दूर न भागे। थैंक यू। आगे कुछ बताते हैं। देखिए, अब लड़कों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या अब ये आ जाती है कि अंग्रेजी का वाक्य लिखा हुआ है और ये पकड़ ही नहीं पाते कि ये अंग्रेजी का वाक्य किस टाइप का है। नरेशन बनाना होता है, एक्टिव पैसिव बनाना होता है, या अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। समझ में नहीं आता उनके कि ये वाक्य कैसा, इसका हम कैसे क्या किया करें। तो हमारी ये कोशिश है कि थोड़ा सा और आज वीडियो आगे बढ़ाते हुए कि हम आपको कम से कम ये बता दें कि ये वाक्य कितने प्रकार का होता है और उसकी हम कैसे पहचान करें अगर वह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ये सब क्या होता है, ताकि अगर हम धीरे धीरे ट्रांसलेशन की ओर बढ़ें तो लड़के ट्रांसलेशन करना भी धीरे धीरे सीख जाए। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव को हिंदी में कहा जाता है साधारण। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण। वह वाक्य जो साधारण होता है। साधारण वाक्य कौन सा होता है, अंग्रेजी का हर वह वाक्य जो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है। अंग्रेजी का हर वह वाक्य जो किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है, कर्ता से शुरू होता है। अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगा जो बिल्कुल नए हैं कि ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सोचते रहे, देखते रहे, क्रम से हमारा वीडियो देखेंगे, कोई समस्या उनको नहीं आएगी। सब्जेक्ट से शुरू होता है और अंत में क्या लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो। फुल स्टॉप लगा हो। हर अंग्रेजी का हर वह वाक्य जो किससे शुरू हो, सब्जेक्ट से शुरू हो और अंत में क्या लगा हो, फुल स्टॉप लगा हो, वह हर वाक्य क्या होता है, असर्टिव होता है। उदाहरण के लिए जिसे कहा जाए ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर, तो वाक्य किससे शुरू है, ही से, और ही वाक्य का सब्जेक्ट है और अंत में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसलिए यह वाक्य क्या है, असर्टिव। यह वाक्य क्या है, असर्टिव है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वह दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है कि अफर्मेटिव असर्टिव एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अफर्मेटिव लिखते हैं और जिसका मतलब होता है स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य। सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि वह वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, फुल स्टॉप से पर समाप्त होता है और उसमें नहीं शब्द के लिए कोई अंग्रेजी नहीं लिखी गई होती, यानी उसमें नॉट का प्रयोग, नो का प्रयोग या नेवर का प्रयोग नहीं होता, तो वह वाक्य अफर्मेटिव कहलाता है। जैसे ये वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है, ये असर्टिव है और साथ ही साथ यह वाक्य अफर्मेटिव भी है। अगर हम इसी में नॉट का योग कर दे, नॉट को इसमें जोड़ दे, बढ़ा दे, जैसे कर दे ही इज नॉट ए टीचर, इस तरीके से अगर कर दिया जाए तो इसमें नॉट आ गया। अब यह वाक्य क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। लेकिन नेगेटिव होने के साथ साथ यह वाक्य असर्टिव भी है। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट से शुरू है और फुल स्टॉप पर समाप्त है। अब ये वाक्य आपका क्या है, असर्टिव है और साथ ही साथ ये क्या है, नेगेटिव है। तो असर्टिव को कहीं कहीं स्टेटमेंट भी लिखा गया होता है, तो इससे भ्रम करने वाली बात नहीं। अगर स्टेटमेंट लिखा है तब भी वह उसको आप क्या समझेंगे, असर्टिव समझेंगे। तो असर्टिव क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव को हिंदी में साधारण कहा जाता है, साधारण वाक्य कहा जाता है और ये हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। जो दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य
प्रश्नवाचक वाक्य कौन होता है, कैसे उसकी हम अंग्रेजी में पहचान करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य ये दो प्रकार का होता है। पहला, प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू होता है और अंत में क्या लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और जो दूसरा होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखी होती है और प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में। तो सबसे बड़ी पहचान प्रश्नवाचक वाक्य की क्या है कि अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगा रहता है। अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह जरूर लगा रहता है। तो वह वाक्य क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, प्रश्नवाचक होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आप जानते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, सीधी सी बात है। अगर नॉट उसमें जुड़ा हुआ है तो नेगेटिव है, अन्यथा अफर्मेटिव है। ठीक है। अब कुछ लोगों को ये समस्या हो सकती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो टेंस आदि बनाने में जो सहायक क्रियाएं होती हैं, जब वर्ब के बारे में जानेंगे, आगे ट्रांसलेशन आदि आपको सिखाया जाएगा तो आप उसको समझेंगे ना। फिलहाल जानकारी के लिए यहाँ पर हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को लिख देते हैं, जैसे इज, एम, आर हुआ, वाज, वेयर हुआ, वाज, वर हुआ, डू हुआ, डज हुआ, रीड हुआ, हैज हुआ, हैव हुआ, हैड, विल, शैल, must, ought, should, would, etc। ये जो शब्द लिखे गए हैं ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये सहायक क्रियाएं होती हैं। अगर ये सबसे पहले लिखे हुए मिले, ये कहाँ लिखे हुए मिले, ये सबसे पहले लिखे हुए मिले और वाक्य के अंत में क्या लिखे, क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह हो, तो उस वाक्य को हमें क्या समझना चाहिए, प्रश्नवाचक वाक्य समझना चाहिए। जो प्रश्नवाचक वाक्य अगर किताब की भाषा में समझा जाए तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप का कहने का मतलब कौन, वह वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और उसकी हिंदी किससे शुरू होती है, क्या से शुरू होती है। और ये ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसका जवाब आप केवल हाँ में दे सकते हैं या जिसका जवाब आप केवल नहीं में दे सकते हैं, यस में दे सकते हैं, नो में दे सकते हैं। और यही रीजन है कि वह वाक्य या वह प्रश्नवाचक वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू होता है, हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों को किताब में या अच्छी जो किताबें होती है उसमें यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखा गया होता है। जो दूसरा होता है, जो दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले लगे होते हैं। ये इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड वह होता है जो प्रश्न पूछने का काम करता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसा, किसका, किसकी, कितने, ये जो होते हैं प्रश्न पूछने का काम करते हैं ना। व्हाट हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। वह हिंदी या अंग्रेजी का शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करता है, किसका काम करता है, प्रश्न पूछने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं। अब इसे WS टाइप इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर हाउ को छोड़ दिया जाए तो, या हाउ से रिलेटेड वर्ड को छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी WH से शुरू होती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए वाई, WH वाई, वेयर, WHERE वेयर, व्हेन, WH से शुरू हो रहा है, who, WHO, whom, WHOM, whose, WHOSE। आप देख रहे हैं कि WH से लगभग केवल हाउ को छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं ज्यादातर किससे शुरू होते हैं, WH से शुरू होते हैं। इसलिए इनको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के हम क्या कर सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक जो सहायक क्रिया से शुरू होता है जिसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस करते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। दूसरा WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले लगे होते हैं, वाई, व्हेन, वेयर आदि पहले लगा होता है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो इस तरीके से हमने दो चीजों को सीखा। क्या, असर्टिव सेंटेंस अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो कैसे पहचान करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञा सूचक या आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है।
तीसरे नंबर पर क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस की हम कैसे पहचान करेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आपको याद रखना है पहली पहचान कि इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं होता। आप जानते हैं 12 टेंस होता है ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार का प्रायः टेंस नहीं होता। प्रायः कहा जा रहा है, कभी कभी हो भी सकता है भाई, जुड़ कंजक्शन के माध्यम से कभी कभी जुड़ा हुआ होता है। तो मूल रूप से जो वास्तव में जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई टेंस नहीं होता। दूसरी उसकी पहचान क्या होती है? उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है, जो काम करने वाला होता है उसमें नहीं दिया गया होता है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि यू होता है। कौन होता है? यू। तुम। इसे केवल समझा जाता है, इसे पढ़ा नहीं जाता है, इसे लिखा नहीं जाता। आप कह सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता के रूप में कौन होता है? यू होता है। ये छिपा हुआ होता है और ये केवल समझा जाता है, लिखा नहीं जाता और नहीं पढ़ा जाता है, नहीं बोला जाता है। तीसरी इसकी पहचान है कि ज्यादातर ये जो वाक्य होता है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। ये कौन सा टेंस है? नहीं मालूम। कौन दरवाजा खोले? नहीं मालूम। सब्जेक्ट भी इसमें नदारत है, इसमें टेंस भी नदारत है और ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना। ये मुख्य क्रिया से प्रारंभ है, तो इसलिए यह वाक्य क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। अब ऐसा भी हो सकता है कि इस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज शब्द का प्रयोग कर दिया जाए। प्लीज ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द डोर, नेवर ओपन द डोर। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, क्या टेंस नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, भले ही उसके पहले डू नॉट, नेवर आदि का प्रयोग करके वाक्य को दिया गया हो, लेकिन आप उसको तुरंत समझ लीजिए कि सब्जेक्ट इसमें नहीं है, टेंस इसमें नहीं, तो इसका मतलब दिया हुआ वाक्य क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। एक और टाइप होता है नंबर 4, वह वाक्य जो लेट से प्रारंभ होता है। वैसे तो लेट को अलग सी श्रेणी में रखा जाता है, फिर भी आप उसको जानते ही रहिए, उसको रखा जाता है इंपरेटिव में। यद्यपि बनाने और बनाने आदि की क्रिया तो थोड़ा अलग अलग होती है। तो अंग्रेजी का वह वाक्य जो किससे प्रारंभ हो? लेट से प्रारंभ हो और अंत में क्या लगा हुआ हो? फुल स्टॉप लगा हुआ हो, वह वाक्य भी किस में रखा जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कहा जाए लेट मी गो होम। अब ये इसमें कोई टेंस नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेट से प्रारंभ है और अंत में क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यह वाक्य क्या है? इंपरेटिव। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में अगर लिखा रहेगा तो कैसे पहचान करेंगे? पहचान करने का सबसे आसान तरीका बताया गया, क्या? इसमें टेंस नहीं होता। और क्या बताया गया? इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। और क्या बताया गया? यह मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, डू नॉट का प्रयोग किया जा सकता है, ऑलवेज का प्रयोग हो सकता है, नेवर का प्रयोग हो सकता है, और वह वाक्य जो लेट से प्रारंभ होता है उसको भी हम इंपरेटिव सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। 3 प्रकार हो गया। नंबर 4 है, नंबर 4 पर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक या शुभकामना सूचक वाक्य। इसकी आसानी से आप पहचान कर सकते हैं क्या? कि अंग्रेजी का वह वाक्य जो किससे शुरू हो? में से शुरू हो। अंग्रेजी का वह वाक्य जो किससे शुरू हो? में से शुरू हो और अंत में संबोधन का चिन्ह लगा हुआ हो, वह वाक्य क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। इच्छा सूचक या शुभकामना सूचक होता है। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए मे यू लिव लॉन्ग, संबोधन का चिन्ह। कभी कभी कुछ लड़कों को भ्रम हो जाता है कि वाक्य में से शुरू है प्रश्नवाचक, लेकिन अगर प्रश्नवाचक होता, अभी भी बताया गया आपको इसके पहले भी कि प्रश्नवाचक होने का मतलब अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसमें में से तो शुरू है, में से शुरू है, लेकिन अंत में क्या लगा हुआ है? संबोधन का चिन्ह। सहायक क्रिया से शुरू है लेकिन संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह वाक्य क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है ऐसा होता है मे आई कम इन सर, इस तरीके से होता है, लेकिन अंत में क्या लगा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो आपको भ्रम नहीं करना है, सीधा सीधा आपको याद रखना है
कि अंग्रेजी का वह वाक्य जो में से प्रारंभ हो और अंत में क्या लगा हो, संबोधन का चिन्ह लगा हो, तो वह वाक्य ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होता है। अगर में से प्रारंभ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक होता है। सीधी बात आपको याद रखना है कि सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी में हम अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन वाले वाक्यों को भी या शुभकामना प्रकट करने वाले वाक्यों को भी हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की श्रेणी में ही रखते हैं। इसे हम कहते हैं गुड नाइट। क्या कहते हैं? गुड नाइट। हम क्या बोलते हैं? गुड बाय। हम क्या बोलते हैं? हैप्पी होली। हम क्या बोलते हैं? हैप्पी न्यू ईयर, शुभकामना के लिए। तो इनको भी हम किस श्रेणी में रखते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की श्रेणी में ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पांचवा और अंतिम प्रकार आपको बता करके यहीं पे रोकते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। पांचवा है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है? विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। अभी एक्सक्लामेटरी की बात आई थी ना, तो उसमें बताया गया था हृदय में अचानक उठने वाले उद्गार को व्यक्त करने के लिए जो भी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी बोलते हैं, विस्मय बोधक ना। जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला, जिसमें विस्मय बोधक शब्द पहले लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? विस्मय बोधक शब्द पहले लगे होते हैं, उसके तत्काल बाद संबोधन का चिन्ह होता है और उसके बाद एक वाक्य, एक सेंटेंस लिखा होता है और फिर प्रायः फुल स्टॉप होता है ना। विस्मय बोधक शब्द मतलब आश्चर्य प्रकट करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए, प्रशंसा प्रकट करने के लिए, जैसे हुर्रा शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, इला शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, हैप्पी हुर्रे के शब्द का प्रयोग किया जाए, ओ शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, हेलो शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, हस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, उसके तत्काल बाद क्या किया जाए? संबोधन का चिन्ह और फिर एक सेंटेंस लिख दिया जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि यह वाक्य क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कैसे पहचान करेंगे? विस्मय बोधक शब्द पहले लगा होता है, जैसे इलास, संबोधन का चिन्ह सी इज नो मोर, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इलास के बाद संबोधन का चिन्ह। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि यह क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जो दूसरा होता है, दूसरे वाले में हाउ या व्हाट सबसे पहले लगा रहता है। क्या लगा रहता है? हाउ या व्हाट लगता है प्रश्नवाचक, लेकिन प्रश्नवाचक होता नहीं। हाउ या व्हाट से शुरू होता है और अंत में संबोधन का चिन्ह लगा होता है। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि यह वाक्य क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। कैसे पहचानेंगे? हाउ या व्हाट लगा रहेगा पहले और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह की बजाय संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। इससे हम जान जाएंगे कि यह क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, प्रश्नवाचक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। उदाहरण के लिए जिसे कहा जाए हाउ ब्यूटीफुल सी इज और इसके बाद क्या लगा है? संबोधन का चिन्ह। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी नहीं। धीरे धीरे हम आपको एक एक कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या न रहे। कल हम चर्चा करेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सब क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मय बोधक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक वह होता है जिसमें विस्मय बोधक शब्द पहले लगे होते हैं, उसके तत्काल बाद संबोधन का चिन्ह फिर वाक्य होता है। जो दूसरा होता है उसमें हाउ या व्हाट से शुरू होता है और अंत में संबोधन का चिन्ह लगा होता है। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आगे लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी फॉरवर्ड करते रहिए, उनको दिखाते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें सूचित करते रहिए हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर या जहां भी जैसे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, संपर्क कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।